इंग्लिश मैंने लगभग 10 से 12 साल तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। काफ़ी सारे जो है डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई भी एडमिशन नहीं ले सका। जैसे ही मैं क्लास में एंटर किया, स्टूडेंट्स ने हूटिंग करना स्टार्ट कर दिया और क्लास को बीच में ही बंद करवा दिया। क्लास में से जब मैं बाहर निकल रहा था तो स्टूडेंट्स भी मेरे साथ बाहर निकल रहे थे और मुझ में धक्का लगाते हुए बाहर तक लेके आए थे। 3 साल मैंने इंग्लिश को इतना टाइम दिया कि आज मैं लाखों स्टूडेंट को काफ़ी सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टीच करता हूं और उनमें से सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करके आज एक अच्छी पोस्ट पे हैं। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं? क्या आपकी भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी? क्या आपकी भी करियर में या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुकता है? तो मेरा नाम अनिल जादौन है, मैं इंग्लिश एजुकेटर काफ़ी सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ और आज मैं अपनी प्रॉब्लम्स को साथ लेकर उन टिप्स पे या उन स्ट्रैटेजीज़ पे बात करने वाला हूँ जो एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स या इंग्लिश में वीक स्टूडेंट्स की लाइफ में बाधा बनते हैं या उनके करियर में प्रॉब्लम बनते हैं। तो मेरा नाम अनिल जादौन है और मैं उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जहां पे सबसे पहले जब मैं 10 से 12 साल का था तो मेरी स्कूली एजुकेशन एक हिंदी मीडियम के छोटे से स्कूल से हुई, जहां पे इंग्लिश मैंने लगभग 10 से 12 साल तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी और 3 साल मैंने इंग्लिश को इतना टाइम दिया कि आज मैं लाखों स्टूडेंट को काफ़ी सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए टीच करता हूं और उनमें से सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करके आज एक अच्छी पोस्ट पे हैं। तो आप भी अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है या आप किसी भी अदर बोर्ड से बिलोंग करते हैं जिसमें इंग्लिश की वजह से आपका कोई एग्ज़ाम रुक रहा है, तो आज मैं आपको काफ़ी सारे टिप्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले जब मैं स्कूली एजुकेशन कर रहा था, कंप्लीट कर रहा था, तो वहाँ पे हम लोगों को इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं सिखाई जाती है हिंदी मीडियम में और ना ही हम लोग उतना ध्यान दे पाते हैं। तो मेरी स्कूली एजुकेशन क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक बिल्कुल हिंदी मीडियम से हुई है, जहाँ पे इंग्लिश मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी और ग्रेजुएशन तक मैंने कभी भी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदी मीडियम। तो जब मैं गाँव में एक छोटे से स्कूल में पढ़ रहा था तो हमारे गाँव में एक छोटी सी शॉप थी जिसको मेरे पिताजी चलाते थे, परचून की शॉप थी। उसके बाद मेरे भैया भी चलाते थे, सबसे बड़े वाले, उनके साथ मैं उस शॉप पे उनकी हेल्प करता था। जब मैं 10 से 12 साल का था तो उस टाइम पे स्कूल से शॉप और शॉप से स्कूल सिर्फ इतना ही था। जब स्कूल से वापस आता था तो अपना होमवर्क भी मैं अपने शॉप पे बैठ के करता था। उसके बाद सुबह फिर से स्कूल जाना होता था और बहुत ज़्यादा उतना जो है टाइम मैं स्टडी को नहीं दे पाता था। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं शहर गया और उसके बाद काफ़ी सारे जो है डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई भी एडमिशन नहीं ले सका। उसी टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन ग्रो कर रहा था। उस टाइम पे यूट्यूब से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट करी। मैथ्स की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस मैं ऑनलाइन लिया करता था और वहीं पर हमारे एक सर थे जिनका नाम है आलोक शर्मा सर, जिनसे मैं इंग्लिश पढ़ने जाता था। उनकी फ़ीस काफ़ी कम थी, 500 पर मंथ वो क्लास 500 पर मंथ उनकी फ़ीस थी इंग्लिश की। तो मैं वहाँ पे पढ़ने जाता था। मैंने 1-2 मंथ की फ़ीस उनके यहाँ जमा करी और उसके बाद मैं वो फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर सका। उस टाइम पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वहाँ पे हमारे इंग्लिश वाले सर की एक मेंबरशिप कार्ड बना करती थी जिसकी वजह से आप लाइफ टाइम तक या टिल सिलेक्शन तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने सर की ड्रॉअर से एक कार्ड जो था, मेंबरशिप कार्ड, मैंने वहाँ से चोरी कर लिया और उसके बाद सर से साइन करवा लिए। उसके बाद मेरा फ्री मेंबरशिप कार्ड बन गया, जिसकी वजह से मैंने लगातार 2 से 3 साल तक फ्री में इंग्लिश वहाँ से जो है कंप्लीट करी, जिसकी वजह से मात्र 2 से 3 साल के अंदर मैंने 10 से 12 साल की जो मेहनत थी उसको कवर किया, बिल्कुल फ्री एजुकेशन की तरह। उसके बाद कुछ क्लासेस मैं ऑनलाइन लिया करता था, कुछ क्लासेस में जो इंग्लिश की क्लासेस थी वो मैं ऑफलाइन लिया करता था क्योंकि वहाँ पे मेरा मेंबरशिप कार्ड था और मुझे फ़ीस जमा नहीं करनी थी। और उसके बाद मैंने एक सबसे पहला एग्ज़ाम दिया था इंडियन एयरफोर्स का, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ माय सर आलोक शर्मा सर, जिनकी वजह से सिलेक्शन हो पाया। उसके बाद मैंने कई सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स भी जो है दिए थे,
उसके बाद मैंने एनडीए भी दिया था, उसके बाद मैंने एसएससी का भी एग्ज़ाम दिया था, एसएससी सीपीयू, एसएससी सीजीएल। और 2019 वाला जो एसएससी सीपीयू और सीजीएल था, उसके प्री एग्ज़ाम में मेरे 100% मार्क्स थे इंग्लिश के अंदर। 50 आउट ऑफ 50 एसएससी सीपीयू, 50 आउट ऑफ 50 एसएससी सीजीएल प्री। उसके बाद मैंने सीजीएल 19 दिया, उसके मेंस में 195 आउट ऑफ 200, यानी कि 195 200 में से, और नॉर्मलाइजेशन के बाद वो स्कोर 201 आउट ऑफ 200, यानी कि 200 के भी पार, 100% के भी पार, यानी कि 100% से भी ज़्यादा मार्क्स मैंने इंग्लिश के अंदर गेन करे। और इसी बीच मैंने अपनी टीचिंग जर्नी भी स्टार्ट कर दी। जब मैंने ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, उसी टाइम पे मैंने इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन करी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। उसी टाइम पे जो इंग्लिश मैं अपने सर से सीखता था, वही इंग्लिश और वही सिलेबस मैं अपने पीजी के स्टूडेंट्स को, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे पीजी में मेरे साथ रहते थे, उनको मैं अपने रूम में बैठा के पढ़ाता था। उसमें से कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे, किसी को ज़बरदस्ती बुलाता था, कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बच्चा, दो बच्चा, जितने भी स्टूडेंट्स आते थे, मेरे दोस्त थे, उनको मैं ज़बरदस्ती बिठा के पढ़ाता था। कई बारी मैंने उनको गलत सलत भी पढ़ा दिया था, क्योंकि 10 से 12 साल मैंने इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, और उस टाइम पे मैंने इंग्लिश को पढ़ना शुरू करा था। तो कई सारी मिस्टेक्स भी हुई, कई बारी मुझे हेजिटेशन भी हुआ, लेकिन मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू करा। और उसी शहर की एक बड़ी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का मेरा ड्रीम था कि मैं एक दिन इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाऊँगा। और एक बार मैं उस कोचिंग सेंटर में अपने डेमो के लिए पूछने के लिए गया कि क्या सर मैं आपके यहाँ इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि वो डिफेंस की कोचिंग सेंटर थी, और वहाँ पे लगभग 200 से 300 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। तो वहाँ पे जैसे ही मैं सर के पास गया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 250 से 300 स्टूडेंट्स की क्लास होती है और आप देखने में अभी स्टूडेंट लगते हो, तो क्या आप पढ़ा पाओगे? मैंने कहा सर मैं पढ़ा लूँगा, एक बार मुझे चांस दीजिए। तो एक्चुअली मैं गया तो उनसे बात करने था, लेकिन उस टाइम पे उनके इंग्लिश वाले टीचर एब्सेंट थे, तो उन्होंने अपना जो टीचिंग माइक होता है वो पकड़ा दिया और कहा कि सर अभी हमारे जो है इंग्लिश वाले सर नहीं आए, आप क्या उनकी जगह क्लास ले सकते हैं? तो मैंने कहा सर अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपका डेमो एक बार चेक कर लेते हैं, जो भी होगा देख लेंगे। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो ठीक है सर, मैं क्लास ले लेता हूँ। उस टाइम पे जैसे ही मैं क्लास में एंटर किया, तो वहाँ पे लगभग 250 से 300 स्टूडेंट्स, वो भी डिफेंस वाले स्टूडेंट्स थे। तो वहाँ पे देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े से हूटिंग वगैरह कर रहे थे और काफ़ी क्लास थोड़ा सा भरा हुआ था। और उन सभी स्टूडेंट्स के बीच में मैं एक प्रोफेशनल टीचर ना दिख के एक जनरल स्टूडेंट की तरह दिख रहा था। तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स मुझे सीरियस नहीं ले रहे थे। उस टाइम पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा और क्लास के बीच में ही स्टूडेंट्स को जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारी हेजिटेशन हुई, और हेजिटेशन इस लेवल पे बढ़ गई कि मेरा पूरा डेमो और पूरी क्लास जो है ख़राब हो गई। उस टाइम पे स्टूडेंट्स ने हूटिंग करना स्टार्ट कर दिया और क्लास को बीच में ही बंद करवा दिया। क्लास में से जब मैं बाहर निकल रहा था, तो स्टूडेंट्स भी मेरे साथ बाहर निकल रहे थे और मुझ में धक्का लगाते हुए बाहर तक लेके आए थे। तो ये बहुत ही टफ और एक एम्बैरेसिंग सा टाइम था। उस टाइम पे मैं जब घर गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि मैं कई सारी छोटी छोटी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे जब मेरा डेमो हुआ तो मैं उनको टीच नहीं कर सका या मैं उनको नहीं पढ़ा सका। इस चीज़ को लेकर के मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स थे। जब भी मैं टीच करने जाता था, सुबह निकलता था, शाम को आता था, साइकिल से उस टाइम पे मैं पढ़ाने जाता था, मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, और 20 किलोमीटर के दायरे में पूरे शहर में कोई भी कोचिंग सेंटर था, मैं किसी भी कोचिंग सेंटर में जाता और वहाँ पे रिज्यूम छोड़ के चला आता, और वहाँ से मेरे पास कॉल आता, मैं कहीं पे भी 20 किलोमीटर तक मैं अपनी साइकिल से चला जाता था, जहाँ से भी मुझे कॉल आता था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक चीज़ रहती थी कि मुझे इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाना है जहाँ से मुझे धक्के मार के बाहर निकाला गया। और यही टाइम गुजरता गया, लगभग 3 से 4 महीने मैंने फिर से लगातार मेहनत करी, और 3 से 4 महीने के बाद मैं उसी कोचिंग सेंटर में गया कि सर मुझे एक बार फिर से चांस दीजिए, मैं आपकी कोचिंग में पढ़ाना चाहता हूँ। उस टाइम पे उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको नीड नहीं थी। उसके बाद मैंने कई बारी बारी से उनको ट्राई किया कि सर इस टाइम पे मैं तैयार हूँ या अभी मैं तैयार हूँ, लेकिन 3 से 4 बार जब मैंने ट्राई करा तो एक टाइम ऐसा था जब सर ने बोला कि ठीक है आप एक बार और आपका डेमो करा लेते हैं। तो जब 4 से 5 महीने बाद रीडेमो हुआ तो उस टाइम पे मैं पूरी तरह से तैयार था और मैंने लगातार 3 से 4 महीने अपने ऊपर काम किया। उसके बाद जब मैंने डेमो दिया तो कम से कम 250 से 300 स्टूडेंट्स की क्लास थी, पूरी तरह से कंप्लीट स्ट्रेंथ के साथ और कंप्लीट एनर्जी के साथ मैंने वहाँ पे टीच करना स्टार्ट करा।
और 1.5 घंटे का क्लास मैंने कंप्लीट किया सक्सेसफुली। उसके बाद उसी कोचिंग सेंटर में मुझे बैचेस जो है मिलने लगे और उसके बाद मेरी क्लासेस भी बढ़ गई। तो उस टाइम पे इंग्लिश को मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता था। जब मैं कोचिंग में जाता था उस टाइम पे पढ़ाता था, उसके बाद रात भर घर बैठ के मैं असाइनमेंट तैयार करता, उन पे काम करता। उसके बाद मेरा खुद का एक ड्रीम था कि मैं अपना खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाऊं, किसी भी तरह से मैं उन स्टूडेंट्स की मदद कर सकूं जो मेरी तरह काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इस टाइम पे तो ऑनलाइन एजुकेशन इतना बेहतर हो गया है कि जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जिसके पास किसी भी तरह के मीन्स संसाधन नहीं है, वो भी जो है घर बैठे तैयारी कर सकता है। और ऑनलाइन एजुकेशन की इस रेवोल्यूशन में मेरा भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। ओपन स्टडी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश एजुकेट करता हूँ। ये तो रही मेरी लाइफ की कुछ बातें। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जिस तरह से मैंने 10 से 12 साल इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी, उसके बावजूद भी 2 से 3 साल में इंग्लिश को इतना टाइम देकर मैं इंग्लिश टीच कर रहा हूँ और इंग्लिश में 100% स्कोर किया है 3 एग्ज़ाम्स में। तो इस तरह से आप भी अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कंप्लीट स्कोर किस तरह से कर सकते हैं, उसकी कुछ जनरल टिप्स और उसकी कुछ एक कॉमन स्ट्रैटेजी, एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वोकैबुलरी याद नहीं हो रही है तो आपको उसको आसान बनाना पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको आसान लगने लगे या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपके क्वेश्चंस 100% सही हों, तो उसके लिए आपको जो 12 साल आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी है उसको 2 से 3 साल में कवर करना पड़ेगा, या आपको कम से कम 1 साल तक अपनी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वोकैबुलरी इम्प्रूव नहीं हो रही, अगर आपको वोकैबुलरी याद नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे। वोकैबुलरी को याद करने के लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे निमोनिक्स होते हैं। अब निमोनिक्स हर एक वर्ड का पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि आप उसका कीवर्ड के थ्रू, आप उसके ट्रिक के थ्रू आप उस वर्ड को याद कर सकते हैं। निमोनिक्स के थ्रू आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं। उसके अलावा भी तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका कोई निमोनिक्स है ही नहीं, या फिर है तो वो सूटेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए आपको चार्ट पेपर पे उस वोकैबुलरी को, उन वोकैबुलरीज को लिखना पड़ेगा। उनको एक ऐसी जगह आपको स्टिक करना पड़ेगा, उसको ऐसी जगह चिपकाना पड़ेगा जहां आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे कि आपकी स्टडी टेबल हो गया, आपने ऊपर एक चार्ट बना करके वोकैबुलरी को लिख लिया। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जैसे अगर आपको वोकैबुलरी याद नहीं हो रही तो आप वोकैबुलरी को याद करने के लिए 2-3 काम करना। सबसे पहले तो वोकैबुलरी को आपको फिल्टर करना पड़ेगा। किस तरह की वोकैबुलरी अननेसेसरी है, जो हमारे एग्जाम से रिलेट नहीं करती है। कई बार निमोनिक्स के चक्कर में हम उन वोकैबुलरीज को याद कर रहे होते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेट ही नहीं करती। तो ऐसा नहीं है कि जो वोकैबुलरी आपको निमोनिक्स से याद हो रही है जरूरी है कि वो आपके एग्जाम में आएगी। पहले आप उसको फिल्टर करिए कि किस तरह की वोकैबुलरी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछी गई है। तो पहले तो वोकैबुलरी को फिल्टर करना है। उसके बाद कई डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि अगर आप चार्ट बना करके वोकैबुलरी को याद करना चाहते हैं तो अपनी स्टडी टेबल के ऊपर या किसी भी ऐसी जगह पर चिपका सकते हैं जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। या फिर आप लिख के भी उन वोकैबुलरीज को जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक्चुअली प्रैक्टिस होता क्या है? सब कहते हैं कि प्रैक्टिस करो आपकी ये चीज़ इंप्रूव हो जाएगी, प्रैक्टिस करो आपकी ये चीज़ इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस होता क्या है? एक फ्रीक्वेंट एक्शन होता है। आप किसी भी चीज़ को बार बार करते हो, वही प्रैक्टिस है। अगर आप वोकैबुलरी याद कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि निमोनिक्स से ही याद करो। आप उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। अगर पढ़ने से याद नहीं हो रहा है, आप उसको लिखो, फिर पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर लिखो, बिना देख के लिखो। आप अपने दोस्त से हेल्प लो कि भाई देख मैंने वोकैबुलरी याद करी तो इनको पूछ मेरे से। तो इस तरह से वोकैबुलरी आपकी याद हो सकती है। चार्ट बनाना, वोकैबुलरी को लिख के इमेजिन करना, अपने दोस्त से पूछना कि भाई पूछियो मुझे वोकैबुलरी याद हुई या नहीं। इस तरह से भी आप वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं। और तीसरा आपका जो तरीका होता है निमोनिक्स का। इसके अलावा भी एक ऑप्शन होता है जो हमारे स्कूल में हुआ करता था, रटने वाला। अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी एंगल से याद नहीं हो रहा है, लास्ट ऑप्शन है कि आप उसको सुबह शाम हर रोज 10 से 20 मिनट 15 मिनट टाइम दीजिए और उसको याद कीजिए। इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना सिवाय रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग। ये 2 काम करिए। आप लगातार 2 से 3 महीने अगर आप पढ़ोगे, 1 महीने के अंदर, पहले 1 महीने के अंदर ही आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। जब आप रीड करना स्टार्ट करते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हो तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी दोनों इंप्रूव होते हैं।
और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही यही होता है, रीड करो कॉम्प्रिहेंड करो, रीड करो कॉम्प्रिहेंड करो, यही तो करना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, ऊपर एक पैसेज होता है, नीचे ऑप्शंस होते हैं, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज होता है उसको देख करके ही डर जाते हैं कि भाई ये क्या लिखा हुआ इतना बड़ा, लेकिन उससे डरने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि उस इतने बड़े पैसेज से क्वेश्चन तो वही पूछे जाने हैं 5 या 10। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को पढ़ो। जब आप पैसेज के क्वेश्चंस को रीड करते हो, पढ़ते हो, तो आपको पैसेज आसान लगने लगता है। जब आप पैसेज को सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हो तो आपको टफ और डरावना लगने लगता है। तो सबसे पहला, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपने मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन के 3 सेक्शन होते हैं, एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक आपका क्लोज टेस्ट और एक आपका PQRS। इन तीनों में से किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, आप सबसे पहले ऑप्शंस चूज करो, ऑप्शंस को रीड करो। ऑप्शंस को रीड करने का एक सिंपल सा कारण है कि आपको क्वेश्चन आसान लगने लगता है, आपको पैसेज आसान लगने लगता है। जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको उसमें कोई ऐसा कीवर्ड नजर आएगा, एक ऐसा वर्ड नजर आएगा जिसको आप टारगेटेडली टारगेट करते हुए उस पैसेज के अंदर ढूंढते हो। तो जो पैसेज बहुत बड़ा है वो आप बहुत ज्यादा केयरफुली नहीं पढ़ते हो। पैसेज के ऊपर एक डायरेक्शन लिखा होता है, रीड द पैसेज केयरफुली, लेकिन पैसेज को अगर आप केयरफुली पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा टाइम जाएगा। तो हमें कभी भी पैसेज को केयरफुली नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि पैसेज को अगर आप केयरफुली पढ़ोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करने, उसके बाद पैसेज को रफली पढ़ना है। सर रफली कैसे पढ़ सकते हैं, उसके अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर आपको एक वर्ड ढूंढना पड़ेगा जिस वर्ड को आप टारगेटेडली उस पैसेज के अंदर ढूंढोगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। और जब आप बैकएंड में रीड करते हो और उसको डेली समझने की कोशिश करते हो, आप डेली अगर 20 से 30 मिनट भी अपनी रीडिंग को देते हो तो डेफिनेटली 2 से 3 महीने के अंदर आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। आप इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करिएगा। उसके बाद बात आती है ग्रामर की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि सर ग्रामर को पढ़ने से क्या ही होगा, हमारे एग्जाम में तो सिर्फ 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने पूरे 10 से 12 साल अगर इंग्लिश रीड नहीं करी है तो आपको ग्रामर पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा सेक्शन होता है जिसको लर्न करने के बाद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है इंग्लिश को लेके, वो इंप्रूव होता है। और ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है जो हर एक सेक्शन में अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ग्रामर पढ़ते हो, नहीं, आप जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो ना, आप जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें भी ग्रामर का यूज होता है, उसमें भी ग्रामर को अप्लाई करना होता है। जो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ग्रामर का यूज होता है। आप कभी भी प्रपोजिशन या फ्रेजल वर्ब्स या कंजंक्शन इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये सब ग्रामर से ही आते हैं। फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आपके ग्रामर से आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आपका क्लोज टेस्ट होता है उसमें भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 ही क्वेश्चन आपके ग्रामर से आते हैं, नहीं, आपका ग्रामर का सेक्शन जो होता है इंग्लिश का एक बहुत बड़ा बेस होता है। अगर आप ग्रामर पे काम करते हो तो इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आता है। तो आप भी इन टिप्स को अपने ऊपर अप्लाई करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू।